हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 46 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 12/11/2021 को हुआ था। यह क्वेश्चन 2021 का है। ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन कोई नया पुराना नहीं होता है। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यह वीडियो आप लोग के सामने लगभग 1 महीना पर ला रहा हूं। बीच में पूरे अप्रैल भर मैं कोई भी वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मैंने भगवान का यज्ञ जो है 48 घंटा का मैंने कराया। उसके बाद में बाबू का मुंडन हुआ, फिर उसके बाद में मैडम का एग्जाम चालू हो गया, जिसके कारण कोई भी वीडियो आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत नहीं किया। चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है। ठीक है, तो पेंट्री कार उसे कहा जाता है जिसमें जान रहे हैं कि आप लोग खाना वाना जो बनता है उसी को हम लोग पेंट्री कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो है WCB इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हम ट्रांसपोर्टेशन कोड बता देते हैं, जो आप लोग डिटेल रूप से आप लोग लिखेंगे। हम तो जितने भी वीडियो बनाते हैं बोलते हैं कि जो वीडियो बनने के बाद में ही आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, लेकिन पीछे जो है कई टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं बना है। मैं सीरियली रूप से आप लोग के सामने वीडियो सब का सब ला दूंगा। चलिए तत्काल कल इसी संडे को यह टेस्ट लिया गया है। मैंने सोचा कि पहले इसका वीडियो बना दे, फिर पीछे जो छूटा है उसका बनाया जाएगा। तो चलिए, एक होता है इंस्पेक्शन कैरिज। ठीक है, इंस्पेक्शन कैरिज वे होते हैं जिसमें अधिकारी लोग या इंस्पेक्शन करने वाले लोग गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं, उसको इंस्पेक्शन कैरिज कहते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन कैरिज आप लोग फुल लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। इंस्पेक्शन कैरिज का RA होता है। ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन कोड लिख लेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पेंट्री कार का आप देख ही लिए। उसके बाद में फर्स्ट क्लास AC। ठीक है, फर्स्ट क्लास AC का जो है FAC होता है। ठीक है, FAC यानी फर्स्ट क्लास AC का भी ट्रांसपोर्टेशन कोड यही होता है, फर्स्ट क्लास AC। ठीक है, उसके बाद में आता है 2 टियर। ठीक है, 2 टियर। ठीक है, तो 2 टियर का जो होता है CW। 2 टियर का क्या होता है? CW होता है। और 3 टियर का जो है थ्री टियर थ्री टियर 3 टियर का होता है CN। देखिए यहाँ पर CN लिखा हुआ है। अगर 3 टियर AC पूछता है तो यहाँ पर हम AC लगा देंगे। ठीक है, AC यानी यहाँ जैसे हम AC लिख देते हैं तो ACCN हो जाएगा, अर्थात 3 टायर एस मतलब AC हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर S लगा देते हैं तो स्लीपर 3 टायर हो गया। समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पर AC के जगह पर S लगा देते हैं तो स्लीपर 3 टायर हो गया। AC लगा देते हैं तो ACCN अर्थात 3 टायर स्लिप क्या बोलते हैं AC हो जाता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है चेयर कार। चेयर चेयर कार। ठीक है, तो चेयर कार का होता है CZ। ठीक है, CZ। अब इसमें भी हम AC लगा देंगे तो ACCZ हो जाएगा, ACCZ CZ। ठीक है, ACCZ अर्थात AC चेयर कार हो जाएगा, अर्थात चेयर कार जो है CZ होता है। ठीक है ना? और यहां पर एक मैं लिख देता हूं पावर कार का पावर कार का पावर कार पावर कार का जो है ये होता है RM। ठीक है, तो इतना आप ट्रांसपोर्टेशन कोड लिख लेंगे। ठीक है, मैं तो कई वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन कोड के साथ साथ मैंने सीटिंग का भी बताया है कि सीट का किसमें कितना सीट होता है, फिर मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इतना आप लोग लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि एक जगह यह नहीं मिलता है। ठीक है, इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, समय बर्बाद होगा, इसलिए आप लोग जहां भी 1 नंबर का या क्वेश्चन जहां नोट्स तैयार करेंगे वहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद समूह D अर्थात ग्रुप D कर्मचारियों को विशेष अधिकार पास सेट दिए जाते हैं। कितना सेट दिया जाता है? तो उनको 3 सेट पास दिए जाते हैं। कौन कौन से 3 सेट पास दिए जाते हैं? तो उसमें एक सेट जो पास होता है 5 वर्ष पूरा करने के बाद की मैं बात बता रहा हूं, तो एक सेट जो है AC का होता है। ठीक है, AC कौन से AC? मतलब 3 टायर का होता है, ACCN जिसको हम लिख सकते हैं CN, ACCN। ठीक है, मतलब 3 टायर AC होता है। और 2 सेट जो है
CN मतलब कि स्लीपर का होता है, ठीक है। मतलब एस माने स्लीपर, CN मतलब 3 टायर, ठीक है। तो स्लीपर का 2 हो जाता है और एक जो है आपको AC का मिलता है जो 3 टायर वाला होता है। उनको कुल मिला करके 3 सेट पास मिलता है, ठीक है। कब? 5 वर्ष की पूरी सेवा पूरी करने के बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाता है तो ब्रेक होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुतों बार आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब हरा दिखाई देगा तो ब्रेक जो है मतलब कि रिलीज पोजीशन में होगा। किस पोजीशन में होगा? रिलीज पोजीशन में होगा, ठीक है। और जब रेड दिखाई देगा, कहाँ है? अप्लाइड। तो अप्लाइड जो है अप्लाई कब होगा? जब रेड मतलब कि लाल दिखाई देगा, ठीक है। तो लाल दिखाई देगा तो अप्लाई हो, अर्थात ब्रेक लग जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूली बेल्ट वॉक्सन वैगन का प्रथम पीओएच कितना होता है। न्यूली बेल्ट की ये बात किया है, ठीक है। तो न्यूली बेल्ट जो है हम लोग 6 ईयर अर्थात 6 साल पर हम लोग इसको पीओएच करते हैं, ठीक है। कितना दिन पर? 6 साल पर करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो पीओएच जो होता है वह 4.5 पर होता है। उसके बाद के देखिए ये जो है क्या है, उसके बाद के पीओएच। जब प्रथम न्यूली बेल्ट जो होता है वो 6 साल पर करते हैं, उसके बाद का पीओएच जो होता है आपको 4.5 ईयर पर हम लोग करते हैं बॉक्सन वैगन का, ठीक है। तो बॉक्सन वैगन HL हो या बॉक्सन हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, होता है एक BCN। तो BCN का भी हम लोग प्रथम पीओएच जो है आप हम लोग 6 साल पर करते हैं, उसके बाद का भी हम लोग 6 साल पर ही करते हैं, ठीक है। प्रथम और द्वितीय उसके बाद भी 6 साल पर ही हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक होता है BRN, ठीक है। BRN जो होता है उसका प्रथम पीओएच जो है 6 साल पर करते हैं, उसके बाद में 4.5 ईयर पर हम लोग करते हैं, ठीक है। और BOI मतलब बोवेन जो होता है वो 3-3 साल पर, प्रथम 3 साल पर, उसके बाद भी 3 साल पर करते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप से है। हम जो क्या बोलते हैं वैगन का जो डायमेंशन वाला जो PDF आप लोग को दिए हैं उसमें जा करके आप लोग देखेंगे। देखिए LHB कोच का डायमेंशन वाला एक अलग PDF आप लोग को दिए हैं, और वैगन का जो दिए हैं डायमेंशन उसमें जाकर आप लोग देखेंगे तो ये जा करके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें जाकर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि बफर केंद्र से रेल स्तर से न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई क्या होता है। न्यूनतम, यहाँ पर आपको न्यूनतम जो है मिनिमम जो है पूछा गया है कि इसकी बफर ऊंचाई कितना होता है। तो न्यूनतम जो है 1030 होगा। इसी क्वेश्चन को उलट करके पूछ देता है कि लोडेड कंडीशन में, ठीक है। लोडेड जो है लोडेड कंडीशन में भी आपको लोडेड कंडीशन में भी आपको 1030 ही होगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता है अधिकतम तो 1105 होगा, ठीक है। अर्थात इसी को अगर कह देता है इम्पिटी कंडीशन अर्थात खाली खाली स्थिति में कितना होता है तो 1105 होता है, ठीक है। 1105 होता है। लेकिन इसी में से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि शॉप इशू कितना होता है। जब शॉप से जब गाड़ी जो है इशू होता है निकलता है तो उस स्थिति में जो है उससे कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए बफर केंद्र तक की ऊंचाई? तो यह होता है 1090 mm। कितना होता है? 1090 mm, ठीक है। शॉप इशू कहीं क्वेश्चन आता है या शॉप से इशू करते समय इसे कम नहीं होना चाहिए, इस टाइप से यह क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खाली स्थिति या अधिकतम 1105, न्यूनतम या लोडेड कंडीशन में 1030, और शॉप इशू जो है 1090 mm होता है, ठीक है। यही 3-4 क्वेश्चन है जो इसमें आते हैं, इससे और अतिरिक्त इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि कोच में ड्रा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ड्रा बफर फोर्स ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? ड्रा और बफर फोर्स, ठीक है। तो ड्रा और बफर फोर्स की जहां तक बात करेंगे तो वह सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेंटर पिवोट के द्वारा होता है। लेकिन इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे कि कोच का या बॉडी का या गाड़ी का भार किसके द्वारा ट्रांसमिट मतलब कि ट्रॉली पर होता है तो या बोगी पर होता है, किसके द्वारा जो है बोगी पर भार जो है ट्रांसमिट होता है, कोच का कहिए या गाड़ी कहिए, ठीक है। तो वो जो है साइड बैरियर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साइड बैरियर, बियरर लिखाता है, बैरियर भी हम बोलते हैं इसको, बैरियर,
ठीक है। बढ़िया, देखिए लिखावट में ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरे आवाज पर ध्यान देंगे, ठीक है। साइड बैरियर या साइड बियरर भी कहीं आपको मिलता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि गाड़ी का या बॉडी का लोड किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो साइड बैरियर के द्वारा। लेकिन आपके क्वेश्चन में है कोच का ड्रा और बफर फोर्स जो होता है आगे पीछे वाला बफर फोर्स, उस वो जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो वो होता है सेंटर पिवोट के द्वारा, जो आगे ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए सेंटर पिवोट के द्वारा जो ए नंबर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं पर एक और इसी टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है कि एक्सल जो है, एक्सल गाइड जो है किसके द्वारा होता है। एक्सल गाइड जो आप लोग जिससे कि मान लेते हैं कि यह ट्रॉली हो जाता है, ट्रॉली यहाँ पर चक्के हो जाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर एक्सल गाइड रहता है जिसमें क्या बोलते हैं डैशबोर्ड जो है लगा रहता है। तो एक्सल को गाइड जो है एक्सल गाइड ही करता है, जो यहाँ पर खंभे की तरह नीचे जाता है और उसमें डैशबोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है। तो एक्सल गाइड के द्वारा एक्सल को गाइड किया जाता है, ये है एक्सल गाइड, ठीक है। और यही चीज एलएचवी में जो पूछ दे कि एलएचवी में एक्सल को किसके द्वारा गाइड किया जाता है, तो यह हो जाता है रॉकर कंट्रोल आर्म के द्वारा। एलएचवी में किसके द्वारा, ये जो मैंने बताया आईसीएफ के लिए बताया, ठीक है। लेकिन एलएचवी में एक्सल को गाइड किसके द्वारा होता है, तो रॉकर 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 कंट्रोल कंट्रोल आर्म, रॉकर कंट्रोल आर्म के द्वारा एक्सल को गाइड किया जाता है, जबकि आईसीएफ में एक्सल गाइड के द्वारा एक्सल को गाइड किया जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन था आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक में ट्विन पाइप पैसेंजर कोच में उपयोग किए जाने वाले एमयू वाशर की कुल संख्या क्या होता है, एमयू वाशर, ठीक है। तो एमयू वाशर देखिए, आप लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने यह गाड़ी बना दिया, ठीक है। तो गाड़ी के साइड में देखते हैं कि दो ठो होज पाइप जो है लटका हुआ रहता है, इधर से भी गाड़ी रहता है, इसमें भी रहता है, और यहाँ पर जाके इसको ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। जो ये पाइप जो होता है एक बीपी का होता है अर्थात ब्रेक पाइप का, और दूसरा जो है एफपी का होता है, ठीक है ना। तो इस यहीं पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन में है कि एक रेक में ट्विन पाइप, देखो ट्विन पाइप का मतलब हो जाता है एफपी एंड बीपी, यानी दो पाइप में एमयू वाशर जो है वहां लगा रहता है। तो एमयू वाशर जो है इसी में जो है लगा रहता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड में लटका रहता है ना, तो यहाँ पर जो है आपको दो इधर हो गया और दो इधर हो गया, अर्थात कुल मिलाकर के 4 एमयू वाशर आपको प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, एक गाड़ी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि ईएलबी डिवाइस इंडिकेटर में प्लेट दिखाता है, ठीक है। तो देखिए येलो जो इम्पिटी मतलब खाली स्थिति में येलो दिखाएगा, और ब्लैक जो है आपको लोडेड कंडीशन में आपको ब्लैक दिखाएगा, ठीक है। ईएलबी जो प्लेट होता है उसमें जो है आपको जब गाड़ी लोड रहेगा तो ब्लैक दिखाएगा अर्थात काला दिखाएगा, जब खाली रहेगा तो येलो मतलब कि पीला दिखाई देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको कॉपी में 100% नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि बीजी पर एक ही कोच पर 4 पहिया ट्रॉली, देखिए यहाँ पर कोच की बात किया, ध्यान देखिए कभी भी क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। कोच को टाली समझ लीजिएगा, ट्राली को कोच समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाली का भी जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोच पर, यहाँ पर लिखा है कोच पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए 4 पहिया यहाँ पर बात किया है कि व्हील ट्रेड में व्यास में अनुमेय भिन्नता क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल रूप से बता देता हूं ताकि आपका हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोचिंग स्टॉक की बात करूंगा, कौन सा, कोचिंग स्टॉक का, ठीक है। तो कोचिंग स्टॉक में अगर एक ही एक्सल पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि ये एक्सल हो गया, तो इसके व्यास में दोनों चक्के जो हैं उसके व्यास में कितना का अंतर होना चाहिए, तो 0.5 mm का, कितना, 0.5 mm का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अगर एक ट्रॉली में पूछ देता है, जिसे मान लेते हैं कि एक ट्रॉली में आपको 2 एक्सल हो जाता है, ठीक है, एक ट्रॉली हो गया, ठीक है, या एक ट्रॉली हो गया, तो ये मतलब कि यह जो है व्यास और इस व्यास में कितना का अंतर होना चाहिए, तो ये जो हो जाता है आपको 5 mm का, कितना, 5 mm का अंतर होना चाहिए, ये दोनों में मिला, ठीक है। एक ट्रॉली में अगर क्वेश्चन पूछता है, एक बोगी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 5 mm का होगा व्यास में अंतर, ठीक है। लेकिन अगर कोच में अगर पूछ देता है,
कोच में तो इस तरह एक और ट्रॉली का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें भी 2 चक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ई व्यास और इस दोनों बाकी दोनों के व्यास और ये दोनों के व्यास में कितना के अंतर होना चाहिए, तो यह हो जाएगा 13 mm। कितना? 13 mm। अगर कोच में अगर क्वेश्चन करता है, जबकि आपके क्वेश्चन में कोच है, तो कोच में अगर क्वेश्चन करता है तो 13 mm होगा, क्योंकि कोच में 2 ट्रॉली हो गया। ठीक है, तो इस ट्रॉली और ये ट्रॉली के दोनों के चक्के के दाएं में अंतर जो है 13 mm होगा। अगर एक्सल पर अगर क्वेश्चन करता है तो 5 mm होगा, और एक ही बोगी कहिए या ट्रॉली कहिए, एक ट्रॉली में अगर क्वेश्चन करता है तो 5 mm होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जगह आपको नहीं मिलता है, मिलेगा लेकिन आपको ढूंढने पर मिलेगा, समय की बर्बादी होगा। ठीक है, कभी भी आप लोग समय पर विशेष ध्यान देंगे, जो समय को पहचान लेता है, जो स्टूडेंट या कर्मचारी या जो व्यक्ति, वह आगे निकल जाता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक समय को आपको मतलब एक एक क्षण को, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी भाइयों के पास टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं, ड्यूटी करना है, बच्चों के स्कूल छोड़ना है, मैडम का ऑर्डर पूरा करना है, उसी बीच में जितना ही समय मिलता है उतना ही आप लोग, इसलिए मैं जो भी पीडीएफ देता हूं, आप लोग को जब काम चालू होता है उसके 10 मिनट पहले या आधा घंटा 1 घंटा, कहने का मतलब बाद ही काम चालू होता है, काम चालू होने के पहले जस्ट मोबाइल निकालें और जो भी आप कंफ्यूज में है उसको पढ़ाई करें। ठीक है, इस हिसाब से मैं एक शब्द में यही कहूंगा कि एकदम क्षण क्षण का, यानी प्रत्येक मिनट मिनट का समय का जब यूज कीजिएगा तभी आपका पढ़ाई हो पाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह तो आपको मैंने कोचिंग स्टॉक का अभी बताया, दाया में अंतर। अब ये आ जाएगा अब गुड्स के बारे में। मैं जब गुड्स के बारे में मैं बात करूं, गुड्स के बारे में अर्थात मालगाड़ी के बारे में, तो इसमें अगर एक ही एक्सल पर अगर देखिए, थोड़ा सा और इसको ऊपर बनाते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जा रहा है। एक ही एक्सल पर देखिए, गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक ही एक्सल पर अगर बात करें तो इसमें भी 0.5 mm ही होता है दोनों दाया के बीच में अंतर। ठीक है, लेकिन एक ट्रॉली में अगर पूछता है, एक ट्रॉली में जिसे मान लेते हैं कि यह एक ट्रॉली हो गया, ट्रॉली कहिए या बोगी हो गया, तो ये दोनों दाया में अंतर कितना होता है, तो यह हो जाएगा 13 mm। कितना हो जाएगा? 13 mm। किसके लिए? गुड्स के लिए। ठीक है, और एक मतलब कि डिब्बा कहिए या क्या बोलते हैं उसको, माल बोगी मतलब कि एक गाड़ी कहिए, तो उसमें भी 2 फिर हो जाएंगे। तो इसमें और इसमें ये जो होगा, ये दोनों के मतलब व्यास में और ये दोनों के व्यास में कितना का अंतर होना चाहिए, तो ये इसके लिए जो है 25 mm हो जाता है। कितना होता है? 25 mm हो जाता है। कितना? 25 mm हो जाता है। किसके लिए? गुड्स के लिए। तो आप ध्यान में फिर से रिपीट कर लीजिए, अगर कोचिंग का अगर पूछता है तो कोचिंग में एक ही एक्सल पर 0.5 mm। ठीक है, तो 0.5 mm एक ही एक्सल पर, गुड्स और कोचिंग दोनों में 0.5 ही होता है। ठीक है, कोचिंग में हम अभी चलते हैं। तो कोचिंग में अगर एक ही बोगी में या एक ही ट्रॉली में अगर पूछता है तो 5 mm, अगर एक कोच में पूछता है तो 13 mm। वही चीज गुड्स में अगर आ जाते हैं, मालगाड़ी में अगर आ जाते हैं, तो एक ही एक्सल पर इसमें भी 0.5 mm ही होता है, और एक ट्रॉली या एक बोगी कहिए तो उसमें 13 mm होता है, और एक पूरे गाड़ी में कहिए, माल बोगी में कहिए, तो उसमें 25 mm हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। लेकिन बहुत सारे कर्मचारी भाई ये बात बोलेंगे कि नहीं सर 10 mm होता है, कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोचिंग में 13 mm की जगह पर आप कहिए कि 10 mm होता है, तो हम भी बात को मान लेंगे। इसलिए मान लेंगे कि प्रेडिकली जो है 10 mm से ज्यादा हम लोग अंतर नहीं देते हैं। ठीक है, जब चक्का जो है लेथ मशीन पर जब टर्निंग होता है, तो उस स्थिति में हम लोग जो है एक, जब चक्के का चक्का घर में जब सेट बनता है, एक गाड़ी का जब सेट बनता है, तो ऊपर वाले 2 चक्का और नीचे वाले 2 चक्का अर्थात एक बोगी और दूसरे बोगी के बीच में 10 mm से ज्यादा अंतर हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरिकल आप पढ़िएगा तो 13 mm होगा। ठीक है, तो आपका भी ये कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कभी भी 13 mm ही मारिएगा। ठीक है, 10 mm प्रेडिकली के लिए है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि 4 पहिया ट्रॉली में आईसीएफ के लिए, देखिए अब यहाँ पर 4 पहिया ट्रॉली की बात किया है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा सी नंबर में, जो आपको अभी उस समय से बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 में क्या करें कि आईसीएफ आरसीएफ कोच का नया पहिया का व्यास कितना होता है। ठीक है, तो देखिए आईसीएफ आरसीएफ मतलब कि आईसीएफ का हो या एलएचबी का हो, ठीक है, दोनों का अलग अलग, जैसे कि न्यू में जो है यहाँ पर नया की बात किया है, तो न्यू में जो है 915 ही होता है, चाहे वो एलएचबी हो या आईसीएफ हो या आरसीएफ हो। ठीक है, लेकिन कंडमिंग साइज दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आईसीएफ की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो आईसीएफ में जो होता है न्यू साइज जो है 915 होगा, और कंडमिंग साइज जो है 825 होगा। कितना होगा? 825 mm। इससे मतलब नीचे नहीं जाएगा। और शॉप इशू, इसी में क्वेश्चन आता है कि शॉप इशू
शॉप इशू कितना हो जाएगा, तो 837 mm हो जाएगा। मतलब कि शॉप से जो है 837 से नीचा जो है हम लोग इशू नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे भाई चक्के घर में होंगे तो बोलेंगे कि हम 835 तक भी देखे हैं सर, कि 835 mm तक भी दिया जाता है, तो वो इमरजेंसी में दिया जाता है। देखा चक्का की कमी है तो 835 भी चलता है, लेकिन थ्योरिकल में या आपके एग्जाम में 837 से कम नहीं मारिएगा। क्या, शॉप इशू, ठीक है। तो शॉप इशू जो है 837 होगा, ठीक है। और आपको कंडमिंग साइड 800, कंडमिंग साइज जो है 825 मारेंगे, ठीक है। और न्यू साइज जो है 915 मारेंगे, किसके लिए, आईसीएफ के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एलएचबी में, ठीक है। एलएचबी में, एलएचबी में ध्यान देंगे कि एलएचबी में भी न्यू साइज जो है मतलब कि 915 ही होता है, लेकिन कंडमिंग साइज बहुत सारे भाई, हमारे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक कल ही मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे सर, एक सर जो किए थे, क्या उनको मतलब कि 855 होगा कि 845 होगा, ठीक है। 855 या 845, तो देखिए आप कॉपी में नोट कर लीजिए, दोनों बात हम बात बता देते हैं आपको, ताकि बहुत लोग देखिए बहुत दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, तो बहुत सारे भाई कह रहे थे कि टेस्ट देने से क्या फायदा है सर, जबकि कोई डिस्कशन ही नहीं होता है। मैं तो सारे के सारे कंफ्यूजन मैं वीडियो में दूर कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको 855 कब होगा, 845 कब होगा। तो 855 जब, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं उतना यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लिख पाऊंगा, लिखिए जब वेव थिकनेस, जब वेव थिकनेस जो है, वेव थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 रहे तो आप 855 मारेंगे। जब वेव थिकनेस, जब वेव थिकनेस जो है, वेव थिकनेस 17 प्लस माइनस 3 रहे तो 845 मारेंगे, ठीक है। जब वेव थिकनेस 14 प्लस माइनस 3 रहे तो 855 मारेंगे, जब वेव थिकनेस 17 प्लस माइनस 3 रहे तो 845 मारेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर याद करने का तरीका, जब 14 जो है अंक कम है तो दाया यहाँ पर ज्यादा है, जब यहाँ पर वेव थिकनेस का अंक ज्यादा है तो यहाँ पर दाया कम है, ठीक है। तो यह याद करने का मैंने तरीका बताया, जब 14 रहे तो 855 और जब वेव थिकनेस 17 रहे तो 845। अब आप ये कहिए कि ये सर हमको तो कहीं देखते हैं तो वेव थिकनेस तो देता ही नहीं है, ठीक है। वेव थिकनेस नहीं देता है, 14 और 17 नहीं देता है, डायरेक्ट ऑप्शन में 845 और 855 दे देता है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब उस स्थिति में जब वेव थिकनेस नहीं देता है और दोनों ऑप्शन में आपके सामने रहे 855 और 845 रहे, तो वहां पर 855 मारेंगे। क्या मारेंगे, 855 मारेंगे। कब मारेंगे, जब वेव थिकनेस नहीं दिया हुआ है और दोनों ऑप्शन में आपके सामने है तो 855 मारेंगे, ठीक है। अगर वेव थिकनेस दिया है तो आपके सामने है कि 14 प्लस 3 रहे तो 855, 17 प्लस माइनस 3 रहे तो 845 मारेंगे, ठीक है। अगर 845, अब इसमें भी बहुत सारे कंडीशन आते हैं कि वेव थिकनेस भी नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर जो है केवल 845 ही दिया हुआ है और 855 नहीं दिया हुआ है और डी ऑप्शन में एनटी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि तो 855 जो है नहीं है, हम 855 मारने वाले थे, एनटी है तो क्या हम एनटी मार देंगे, नॉन ऑफ दीज मारेंगे, नहीं, वहां पर हम 845 मार देंगे, ठीक है। अगर 855 और 845 में कोई एक ही दिया है और डी ऑप्शन में आपको एंटी दिया हुआ है, तो जो 845 और 855 जो भी दिया है उसको मारेंगे, हम एंटी नहीं मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है, वेव थिकनेस नहीं दिया है तो 855 मारेंगे, अब वेव थिकनेस है तो कोई बात ही नहीं है, यहां पर आपको हम क्लियर कर दिए, ठीक है। तो आप आईसीएफ और एलएचबी दोनों यहां पर आप समझ गए और हमको जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए 12 नंबर में क्या कर रहा है कि एलएपी के दिनों में दिन एक कैलेंडर वर्ष में पाने का। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, एलएपी कह रहा है कितने दिन एक कैलेंडर वर्ष में पाने का हक है। कैलेंडर वर्ष का मतलब एक वर्ष में जो है एलएपी आप कितना जो है प्राप्त करते हैं, तो ये तो सभी को मिलता है, सभी जानते हैं कि एक वर्ष में आपको 30 मिलता है जो सी नंबर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। 30 मिलता है जो 15-15 करके जनवरी और जुलाई में मिलता है, ठीक है। इससे आप लोग पूरी तरह मतलब कि जानकार है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आईसीई हो गया, देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर एफ होगा, जो भाई टेस्ट दिए हैं उसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। आईसीएफ सॉलिड व्हील में मीन शॉप इशू साइज, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि शॉप इशू जो है 837 होता है। आईसीएफ जो है, आईसीएफ सॉलिड जो है व्हील का जो है, मैंने अभी बताया कि कंडमिंग साइज जो है
825 होता है, और शॉप इशू जो है, शॉप इशू जो है आपको 837 होता है, और न्यू साइज जो है 915 होता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक करके देखें, पूरे डिटेल में अभी हमने बता दिया है आपको। ठीक है, देखिए समय बर्बाद ना करें, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिजी व्हील पर चलने में लैंग की ऊंचाई जो है कितना होता है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसका आप रट लेंगे। 8 3 35 mm होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 है, कह रहा है कि मालगाड़ी की इन रूट में ब्रेक पावर प्रतिशत। देखिए यहाँ पर इन रूट की बात किया हुआ है। ठीक है, क्या इन रूट की यहाँ पर बात किया हुआ है। तो इन रूट में जो है 90% होता है मालगाड़ी का। इन रूट में जो है ब्रेक पावर प्रतिशत जो है आपको 90% होता है। और वहीं अगर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पूछे, शुरुआती स्टेशन अगर पूछता है तो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। देखिए शुरुआती में चाहे वो माल बोगी हो या कोचिंग स्टॉक हो, सबके लिए शुरुआती में जो है 90% ही होता है ब्रेक पावर प्रतिशत। ठीक है, इन रूट में जो है माल बोगी का आपको 90% होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या करें कि आईसीएफ कोच के ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच निकासी, मतलब कि व्हील जो होता है, व्हील और यहाँ पर जो ब्रेक ब्लॉक जो होता है, इसमें गैप जो है कितना होता है। ठीक है ना, यही आपसे क्वेश्चन किया है, और किस में किया है? आईसीएफ में किया है। ठीक है ना, तो आईसीएफ में जो है 5 mm होता है। कितना होता है? 5 mm होता है। ठीक है, और इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है कि आईसीएफ में जो है किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेक ब्लॉक जो है इसमें के प्रकार का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? के प्रकार का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसका कंडमिंग जो है मतलब कि कितना घिस जाए तो हम उसको, कितना घिस जाए नहीं, घिस करके कितना शेष रह जाए तो हम उसको बदल देंगे। तो ये होता है 12 mm। कितना? 12 mm। याद रखिएगा, एक होता है मतलब कि एल टाइप। ठीक है, तो एल टाइप का है 10 mm। 10 mm अगर वह घिस करके बच जाए तो हम एल टाइप को बदल देंगे। और एक होता है सी आई टाइप। सी आई का मतलब होता है कास्ट आयरन। ठीक है, तो सी आई टाइप का जो है 20 mm होता है। 20 mm जब घिस करके बच जाए तो उसको हम बदल देंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में है कि आईसीएफ कोच के ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच में कितना अंतर होता है, कितना का गैप होता है, तो 5 mm होता है। और आईसीएफ में किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मैंने बताया कंडमिंग जो है, कंडम कर देंगे घिस कर जो बच जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे और हमको मेरे समझ से जो है इसको कॉपी में लिख लेंगे। जो भाई टेस्ट देते हैं उनको मैं बार बार बोलता हूं, जब भी वीडियो मैं बनाता हूं तो मेरे वीडियो बनाने के बाद में नोट्स तैयार करेंगे। और ये जो है मैंने मान लेते हैं कि ये ब्लू कलम से आप लिख रहे हैं क्वेश्चन को, तो वहां पर रेड पेन से या ब्लैक पेन से लिख करके यहाँ पर एरो का चिन्ह बनाएंगे और इससे संबंधित जितना भी मैंने क्वेश्चन मैं बताता हूं वहां उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको जब भी कॉपी उल्टेंगे तो ढूंढने की जरूरत नहीं होगा और कंफ्यूज आपका दूर होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको आईसीएफ के लिए। अब इसी क्वेश्चन को हम चलते हैं एएलएचबी के लिए। ठीक है, एएलएचबी के लिए एएलएचबी में तो ब्रेक जो है क्या बोलते हैं उसको, व्हील पर नहीं लगता है, वो जो है डिस्क पर लगता है। किस पर लगता है? डिस्क पर लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन कर दे कि डिस्क जो है और ब्रेक ब्लॉक के बीच में कितना का गैप होता है, तो 1 से 1.5 mm का गैप होता है। किसमें? एएलएचबी में ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में कितना गैप होता है, तो 1 से 1.5 mm के बीच में गैप होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जैसे मैंने उस आईसीएफ में जो मैंने बताया ब्रेक ब्लॉक का कंडमिंग साइज, तो एएलएचबी में जो है न्यू साइज अगर पूछता है तो 35 mm मारेंगे। कितना? 35 mm मारेंगे। ठीक है, और कंडमिंग साइज अगर पूछता है तो 7 से 10 mm मारेंगे। कितना? 7 से 10 mm मारेंगे। क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाता है कि न्यूनतम कंडमिंग साइज तो 7 mm, कहीं कहीं अधिकतम भी पूछ देता है, तो अधिकतम कंडमिंग साइज जो है एएलएचबी ब्रेक पैड का कंडमिंग साइज अगर पूछता है कितना घिस जाए तो उसको हम मतलब घिस कर बच जाए तो उसको हम बदल देंगे। अधिकतम तो 10, न्यूनतम तो 7, और कहीं कहीं दोनों दे देता है कि कंडमिंग साइज क्या होता है, तो 7 से 10 mm। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और न्यू साइज जो है 35 mm। एएलएचबी कोच का ब्रेक पैड की न्यू साइज मोटाई कितना होता है, तो आपको 35 mm। ठीक है, और इसी में आ जाता है एक प्राइमरी ब्रेक पैड की मोटाई कितना होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी ब्रेक पैड की मोटाई कितना होता है, और उसमें जो है आपको 35 और 36 दोनों ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, तो अगर न्यू पूछता है तो 35 और प्राइमरी अगर पूछता है तो 36। यह हो गया न्यू।
न्यू 35 और प्राइमरी 36 mm होता है। किसके लिए मैं बता रहा हूँ? एलएचबी के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो जहां तक विश्वास है कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि ट्विन पाइप सिस्टम में एक वाहन में कितने कॉक एंगल, कट ऑफ एंगल कॉक की यह बात किया है। ठीक है, तो कट ऑफ एंगल कॉक जो है क्या है? ट्विन पाइप। ठीक है, ट्विन पाइप सिस्टम में एक वाहन, एक कोच की यह बात किया है। तो मैंने ऊपर भी मैंने बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि चलिए इसको मिटाते हैं, वाहन की बात किया है ट्विन पाइप। ट्विन पाइप का मतलब हो जाता है बीपी एंड एफपी। ठीक है, मान लेते हैं कि यह एक आपका गाड़ी हो गया। ठीक है, और आप यहाँ देखते हैं कि होज पाइप जो है लटका रहता है। ठीक है, तो होज पाइप लटका रहता है। यहाँ पर देखिएगा कि कट ऑफ एंगल कॉक जो है यहाँ पर लगाया रहता है और यहाँ पर हैंडल इस टाइप से रहता है। ठीक है ना, हैंडल इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो कट ऑफ एंगल कॉक जो है यहाँ पर लगाया रहता है। और इसमें क्वेश्चन एक तो और है, पहले इस क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दूं। तो देखिए एक साइड में आपको दो हो गया, यहाँ पर ट्विन पाइप। क्या ट्विन पाइप का मतलब हो गया बीपी और एफपी। बीपी मतलब ब्रेक पाइप, एफपी का मतलब हो गया फीड पाइप। ठीक है, तो एक साइड में दो, एक साइड में दो कट ऑफ एंगल कॉक लगे हैं। तो इसी तरह जो है इस साइड भी लगा रहता है तो यहाँ भी लगा रहेगा। ठीक है ना, तो दो दो मिल करके यह चार हो जाएगा। चार कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसमें जो है एक और क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा जाता है, इसमें आया भी है कि ओपन पोजीशन में मतलब खुली स्थिति में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल कैसा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल जो है ओपन पोजीशन मतलब खुली स्थिति में कैसा होगा। तो खुली स्थिति का मतलब क्या हो गया? मतलब ब्रेक पाइप के अंदर हवा खुली है, ब्रेक पाइप या फीड पाइप के अंदर हवा जो है खुला हुआ है, यानी हवा खुला है। ये ना कि बाहर निकलने का हवा, बाहर नहीं, पाइप के अंदर हवा जब आवागमन हो रहा है, खुला हुआ है, उस स्थिति में ब्रेक का कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल किस स्थिति में होता है? तो पाइप के समानांतर होता है, पाइप के समानांतर होता है। लेकिन वहीं अगर कहे कि क्लोज स्थिति में, बंद स्थिति में पाइप का कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल कैसा होता है? तो परपेंडी, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर, अर्थात लंबवत होता है, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, लंबवत, इसको इस तरह घुमा देंगे तो लंबवत हो जाएगा, मतलब खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो भी हवा जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है? मेरे मेरे क्वेश्चन में है कि कितने कट ऑफ एंगल कॉक लगे रहते हैं? तो दो गो इधर हो गया। ठीक है, बीपीएफपी का, और दो गो इधर हो गया, दो दो मिला करके चार हो गया। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है कि शुरुआती ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर कोचिंग ट्रेन का कितना होता है? देखिए कोचिंग का है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कोचिंग की बात किया हुआ है। कोचिंग हो या गुड्स हो या माल बोगी जो भी है, शुरुआती स्टेशन में सबके मतलब कि 100% ही होता है जब गाड़ी स्टेशन से खुलती है उस स्थिति में। इसलिए 100% होता है कि स्टेशन पर भीड़ भड़ाका जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर खतरा होने की संभावना ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रेक पावर जो है 100% वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रारंभिक स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस के लिए ब्रेक मार। देखिए मेल एक्सप्रेस हो या कोचिंग हो या गुड्स हो, सबके लिए 100% ही होता है शुरुआती में। देखिए यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ एंगल कॉक को फिट किया गया है। देखिए अभी मैंने बताया कट ऑफ एंगल कॉक जो है, मैंने यहाँ पर बताया था कि कट ऑफ एंगल कॉक जो है बीपी और एफपी, बीपी और एफपी मतलब ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में जो है यह कट ऑफ एंगल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रेन की पूरी लंबाई में ब्रेक पाइप को संपीड़ित हवा चार्ज किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं तो बताते हैं आपको। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरी ट्रेन की पूरी लंबाई में ब्रेक पाइप को संपीड़ित हवा चार्ज किया जाता है। देखिए ब्रेक पाइप का यह प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीपी, सॉरी, यहाँ पर बीपी और सीआर, सीआर का मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है, तो इसके लिए प्रेशर जो है 5 kg होता है। कितना होता है? 5 kg, 5 kg पर सीएम स्क्वायर। ठीक है, और एआर, एआर और एफपी मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर, और एफपी मतलब कि क्या बोलते हैं, फीड पाइप, इसके लिए प्रेशर जो है आपको 6 kg होता है। ध्यान में रखेंगे, बार बार यह पूछा जाता है।
cm स्क्वायर। ठीक है, तो बीपी एंड सीआर का 5 केजी होता है और एयर एंड एफपी का जो है 6 केजी प्रेशर होता है या चार्ज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे आपके है कि हवा से चार्ज किया जाता है, या क्वेश्चन दूसरी स्थिति में आ जाता है कि बीपी एंड सीआर का प्रेशर कितना होता है, तो 5 केजी, एआर एंड एफपी का कितना होता है, तो 6 केजी होता है। ठीक है, तो यह जो है आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नए हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रेन की पूरी लंबाई में फीड पाइप, तो फीड पाइप जो है आपको 6 केजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोचिंग ट्रेन में ब्रेक पाइप का रंग कितना होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो ब्रेक पाइप का मतलब कि बीपी का बीपी का जो है ग्रीन होता है, मतलब कि हरा होता है, और एफपी अगर पूछता है तो इसका व्हाइट होता है। ठीक है, बीपी एफपी का व्हाइट होता है और बीपी का जो है ग्रीन होता है, अर्थात हरा होता है। इसको जो है आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि यह ज्यादा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, हरा और व्हाइट में। ठीक है, तो एफपी व्हाइट और बीपी ग्रीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब 100% कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जाकर के पूरे के पूरे वीडियो देखिए, एकदम डिटेल में क्वेश्चन को बताया जाता है। ठीक है, और वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मतलब कि मैं लास्ट में दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, शुरू में भी लिखा हुआ है, बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोचिंग ट्रेन में फीड पाइप का रंग, देखिए फीड पाइप का भी हमने बताया कि व्हाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, व्हाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबी, डीबी का यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, डीबी का, चलिए इसके बारे में मैं डिटेल रूप से आपको बता देता हूं, सारे के सारे आपको कंफ्यूज दूर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, डीबी, डीबी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह नया क्वेश्चन एक तो जो है, जो जल्द मतलब कि कंफ्यूज जो करते हैं, डीबी जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है, क्वेश्चन आता है कि डीबी ब्रेकिंग सिस्टम का, ब्रेकिंग सिस्टम क्वेश्चन आता है कि ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड किसे कहते हैं, अर्थात ब्रेकिंग सिस्टम का दिमाग किसको कहा जाता है, तो यह जो है डीबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है। आप लोग मेरी आवाज को सुन करके लिखेंगे, मेरे लिखावट पर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा कठिनाई होता है। ठीक है, तो डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहता है। और एक होता है डीसी, डीसी का मतलब होता है डर्ट कलेक्टर। डर्ट कलेक्टर का कार्य क्या है, तो डर्ट कलेक्टर का कार्य है हवा को छान करके, क्लीन करके, मतलब कि डीबी को देना। ठीक है, डीसी का कार्य है हवा को छानकर, फ्रेश करके, एकदम छान कर के तब जाकर के डीबी को देना, क्योंकि डीबी जो है हवा को अगर गंदगी को ग्रहण कर लेता है तो डीबी जो है खराब हो जाएगा। माइंड जब खराब हो जाएगा तो समझिए कि पूरे ब्रेकिंग सिस्टम चौपट हो जाएगा, अर्थात खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डीसी जो है उसके पहले डीबी। क्वेश्चन आता है कि डीसी कहाँ लगाया रहता है, तो डीबी के पहले क्वेश्चन आता है मेरे भाई, या लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि डीबी कहाँ लगा रहता है। डीबी कह रहे हैं डीसी यानी डॉट कलेक्टर कहाँ लगा रहता है, तो डीबी के पहले अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के पहले डॉट कलेक्टर लगा रहता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, और डीसी को हम कहते क्या है, तो यह ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। कहीं कहीं आपको किडनी भी मिलता है, अर्थात हृदय या फेफड़ा या किडनी जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि यह छान करके हवा को डीबी को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड किसे कहते हैं, तो डीबी को कहते हैं, और डीसी को ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय, किडनी या कहीं कहीं फेफड़ा भी बोल लिखता है। ठीक है, तो आप लोग सब लिख लेंगे, जो आपको ऑप्शन में आए मारेंगे। ठीक है, तीसरा मैंने क्वेश्चन लिखाया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डीसी कहाँ लगा रहता है, तो डीबी के पहले लगा रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, और इसको 100% कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में क्या कर रहा है कि फीड पाइप पर लगे कट ऑफ एंगल कॉ को पेंट किया जाता है। देखिए बार बार देखिए कितने तरीकों से यह क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार यह क्वेश्चन हमने ऊपर भी बताया, फिर यहाँ आ गया। ठीक है, अब वो ऊपर पूछा था कि फीड पाइप का रंग कैसा होता है, तो मैंने बताया व्हाइट, और यहाँ पर देख लिख दिया कि कट ऑफ एंगल को तो पेंट कैसे किया जाता है, तो ये भी व्हाइट ही होगा ना, डी नंबर में जो आप देख रहे हैं। फीड पाइप व्हाइट और ब्रेक पाइप का कट ऑफ एंगल कॉक या ब्रेक पाइप कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। चलिए, ट्रेन में शंटिंग करते समय किए जाने वाला परीक्षण। देखिए जब हम लोग शंटिंग करते हैं, गाड़ी को आगे पीछे देखते हैं, शॉप से निकलता है या रेडी होता है कहीं जाने के लिए, तो शंटिंग हम लोग करते हैं आगे पीछे ना, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, एयर प्रेशर को जांच करते हैं। ठीक है,
कि एयर प्रेशर जो है कितना है, क्या है, ठीक है, जो आपको ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट अप एंगल कॉक हैंडल की ओपन पोजीशन में जो हमने अभी ऊपर हमने बताया कि कट अप, जैसे यहाँ पर गाड़ी हमने ऊपर बनाकर बताया था कि यह जो है बीपीएपी जो है लगा, यहाँ पर कट अप एंगल कॉक लगा रहता है। तो जब ओपन पोजीशन में अगर पूछता है तो क्या होगा, मतलब कि ओपन का मतलब ये हो गया कि इस पाइप के अंदर जो है हवा जो है आवागमन कर रहा है, मतलब कि खुली स्थिति में, ठीक है। ओपन पोजीशन में क्या होगा, तो पाइप के पैरेलल होगा, अर्थात समानांतर होगा, ठीक है, समानांतर होगा। वहीं क्लोज पोजीशन में पूछता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर, तो यह जो है क्लोज स्थिति में हो जाएगा। कौन स्थिति में, बंद स्थिति में जो है, बंद स्थिति में जो है परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ओपन पोजीशन में है, तो ओपन पोजीशन में जो है पाइप के समानांतर होगा। ऊपर भी मैंने बताया पूरा डिटेल में, आप जो है बैक करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 में क्या करें, पहिया दोष को क्या चीज से मापा जाता है, कौन सा गेज से मापा जाता है, तो टायर डिफेक्ट गेज से मापा जाता है। क्या चीज से, टायर डिफेक्ट गेज से मापा जाता है, जो डी नंबर में आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एआर, चलिए एआर के बारे में आपको डिटेल उस समय बता देता हूं। एआर का फुल फॉर्म होता है एक्जुलरी रिजर्वायर, ठीक है। इसका प्रेशर जो है अभी मैंने बताया कि एआर, एआर और एफपी, एफपी का जो है प्रेशर जो है, हवा का प्रेशर जो है कितना होता है, तो 6 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये तो आप प्रेशर जान लिए, एआर की क्वेश्चन आता है कि एआर, एआर जो होता है, एआर का क्षमता जो है कितना होता है। तो एआर की क्षमता जो है, मैं पहले आईसीएफ में मैं बता दूं, तो आईसीएफ देखिए, आईसीएफ जो है, आईसीएफ में एआर की क्षमता जो है 200 लीटर का होता है। कितना होता है, 200 लीटर का होता है। लेकिन वहीं एलएचबी में जो है, ये भी देखिए 200, इसका भी 200 होता है, लेकिन 200 को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक होता है 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का, ठीक है। एक होता है 125 लीटर और दूसरा होता है 75 लीटर का, ठीक है। एलएचबी में भी एआर की क्षमता जो है 200 लीटर ही होता है, जिसमें एक होता है 125 लीटर और दूसरा होता है 75 लीटर का, ठीक है। तो यहां पर जो है 125 लीटर जो है, इसको हम लोग ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 75 लीटर जो है, इसको हम लोग टॉयलेट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन आईसीएफ में एक ही टैंक होता है 200 लीटर का, लेकिन एलएचबी में 200 लीटर का एक ही होता है, एक नहीं, बशर्ते उसको 2 भाग में, 2 टैंक के रूप में बांटा। कुल जो है 200 होता है, लेकिन अलग अलग रहता है। 125 लीटर जो ब्रेकिंग पर्पस के लिए, 75 लीटर का जो टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जान गए कि एयर का प्रेशर जो है 6 kg होता है और एयर का क्षमता कितना होता है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब एयर की क्षमता एक और मैं बता दूं, किसके लिए, एयर स्प्रिंग के लिए, ठीक है। किसके लिए, देखिए यहाँ पर लिखने में जो है स्प्रिंग के लिए मैंने बता रहा हूँ, स्प्रिंग के लिए। तो एयर की, देखिए यहाँ पर जैसे मैं ट्रॉली बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल रूप में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चक्का हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर चक्का हो गया और एयर स्प्रिंग जो है यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एयर स्प्रिंग लगा रहता है। ये तो चक्का हो गया आपका, ठीक है ना, ट्रॉली में यह चक्का हो गया। तो यहाँ पर एयर क्या बोलते हैं, एयर स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि एयर स्प्रिंग के लिए, क्वेश्चन आप लिखिए कि एयर स्प्रिंग के लिए एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, ठीक है। तो एयर स्प्रिंग के लिए एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है 40 लीटर का होता है। कितना होता है, 40 लीटर का 4 टैंक लगा रहता है, 40 लीटर का 4 टैंक। सभी एक कोच में, जैसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, एक कोच में जो है 2 बोगी होगा, अर्थात 2 ट्रॉली होगा, और एक ट्रॉली में जो है 2 एयर स्प्रिंग 2-2 करके लगा रहता है, अर्थात कुल 4 एयर स्प्रिंग लगे रहते हैं। तो प्रत्येक एयर स्प्रिंग के लिए एक एक्जुलरी रिजर्वायर 40 लीटर का लगा रहता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एयर स्प्रिंग के लिए एक्जुलरी रिजर्वायर की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। एक्जुलरी रिजर्वायर एयर स्प्रिंग के लिए कितना होता है, तो 4 होता है, जो 40 लीटर का होता है। लेकिन आप कहिए कि नहीं सर 150 लीटर का होता है, तो हाँ भाई 150 लीटर का भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर स्प्रिंग के लिए मेन रिजर्वायर। जो एयर स्प्रिंग के लिए एक मेन रिजर्वायर होता है, जो दोनों ट्रॉली के बीच में होता है, जो 150 लीटर का होता है, जो इसी में से चारों कनेक्ट होता है।
ठीक है, चारों कनेक्ट होता है। जो एक मेन रिजर्वायर होता है, देखिए मेन रिजर्वायर का मतलब ये नहीं समझ जाइएगा कि 200 लीटर वाला, नहीं। यह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको एयर स्प्रिंग वहां पर लिखा रहेगा कि एयर स्प्रिंग के लिए मेन रिजर्वायर की क्षमता कितना होगा, तो आपको 150 लीटर मारेंगे। एयर स्प्रिंग के लिए एक्जुलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना होगा, तो 40 लीटर मारेंगे। और एयर स्प्रिंग के लिए एक्जुलरी रिजर्वायर की कितना एक्जुलरी रिजर्वायर लगा रहता है, तो 4 लगा रहता है। मेन रिजर्वायर कितना है एयर स्प्रिंग के लिए, तो एक ही लगा रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इतना मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते गला दुख रहा है, लेकिन आप अगर नहीं समझे तो फिर क्या समझिएगा। ठीक है, ये मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ सकता है क्या। इसलिए एक्जुलरी रिजर्वायर के बारे में डिटेल रूप से मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो भी था मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को बैक करके देखें। एक ही क्वेश्चन को बार बार अगर बोला जाए तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एसएम का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी मेंटेनेंस, जो सी नंबर में आप देख रहे हैं फुल फॉर्म है। मैं बोलता हूं कि जितने भी फुल फॉर्म आपके सामने आए, जो भी नोट्स आप तैयार कर रहे हैं मेरे भाई, जो मुझसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े, वीडियो जो मेरा देखते हैं, जो नोट्स तैयार करते हैं, जो नोट्स तैयार कर रहे हैं उसके फर्स्ट पेज या लास्ट पेज में जितने भी आपको, देखिए कहने का तात्पर्य है कि इतना फुल फॉर्म है दिया हुआ है कि आप याद नहीं कर पाइएगा, बहुत ज्यादा है। तो हमको उतना याद करने का टाइम भी नहीं है। टू द पॉइंट ऐसा पढ़ाई करें ताकि वही पढ़े जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी टेस्ट आप लोग देते हैं, टेस्ट में जितने भी फुल फॉर्म आते हैं वो सारे के सारे को एक अलग कॉपी बना लिया, नहीं तो अलग कॉपी बनाएंगे तो शायद वो कॉपी रखा के रखा रह जाएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो कॉपी निकाल। लेकिन जो नोट्स तैयार करते हैं उसके फर्स्ट पेज या लास्ट पेज में अगर देते हैं तो जब जब आप निकालिएगा कॉपी पढ़ने के लिए उस पर एक बार नजर को दौड़ा लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रटिएगा नहीं, रोज एक बार देख लेंगे। रटंत विद्या घटंत विद्या होता है, समझंत विद्या अड़ंत विद्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 32 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1500 किलोमीटर के प्रशासन, देखिए क्वेश्चन में देखिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, प्रशासनिक आधार पर शामिल होने के लिए समय सीमा क्या है, कितना समय दिया जाता है उनको। तो देखिए यहां पर 1500 है, 1500 अगर किलोमीटर है तो 12 दिन। ठीक है, अगर 10 दिन दिया है तो 1000। ठीक है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर अगर रहेगा कि दूरी पर तो आपको 10 दिन के लिए दिया जाएगा। 1000 से बढ़ेगा तो आपको 12 दिन के लिए स्थानांतरण के लिए आपको समय दिया जाएगा, अर्थात छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन में आपको ज्वाइन कर लेना है। कब, प्रशासनिक के आधार पर। अब प्रशासन अगर आपको स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह भेजता है तो ये ना कि हम म्यूचुअल कराए हैं, मेरा इतना किलोमीटर है तो बीच में हमारा 10 दिन का गैप होना चाहिए तो छुट्टी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब प्रशासन आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है उस स्थिति में आपको 1500 किलोमीटर है तो 12 दिन का समय बीच में आपको दिया जाएगा। और आपको क्या बोलते हैं, अगर 1000 है मतलब 1000 तक, 1000 किलोमीटर के नीचे अर्थात 1000 तक रहेगा तो 10 दिन, और 1000 से जो ही बढ़ेगा 1500 रहेगा तो मतलब 12 दिन। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि ये क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने मैंने रख दिया। ठीक है, कह रहा है कि पात्रता पूरक पास के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता। देखिए पात्रता पूरक, तो न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम योग्यता का मतलब ये हो गया कि न्यूनतम कितना दिन तक रेल की सेवा करेंगे तो आपको पास दिया जाएगा। कब कब, जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी अर्थात रिटायरमेंट होने के बाद। तो कम से कम आपको 20 वर्ष अगर आप सेवा कीजिएगा तो सेवा के उपरांत अर्थात 20 वर्ष के बाद किसी कारणवश या जैसे भी आप रिटायर करते हैं तो आपको मतलब मनार्थ पास या कोई भी पास पाने का हकदार है। अगर 20 वर्ष से अगर कम है तो आप पाने की हकदार, मतलब क्या बोलते हैं, पास पाने का हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सेवानिवृत्त के बाद अर्थात रिटायरमेंट के बाद 20 वर्ष तक अगर आप कर लिए हैं तो कितना पास मिलेगा। ठीक है, तो अगर 20 वर्ष तक जहां पर 20 जो दिया है तो 20 वर्ष तक अगर आप सेवा किए हैं, अगर आप अधिकारी तो आपको कितना मिलेगा, तो मतलब कि 2 सेट पास आपको मिलेगा। ठीक है,
कितना, जब 20 वर्ष सेवा किए हैं। तो अगर 20 वर्ष के बाद यहाँ पर हम लिख दें कि 20 वर्ष के बाद अर्थात 25 वर्ष अगर पूरा कर लिए हैं तो इनको 3 सेट मिलेगा। किनको, अधिकारी को मैंने बात बताया हूं, ठीक है। और सेवानिवृत्त के बाद ग्रुप सी के कर्मचारी होंगे तो वो अगर 20 वर्ष तक अगर सेवा पूरा करते हैं तो उनको 1 सेट पास मिलेगा। अब 20 वर्ष के बाद अर्थात 25 वर्ष के पहले अगर वो 25 वर्ष अगर सेवा पूरी कर लेते हैं तो उनको 2 सेट पास मिलेगा। इनको, ग्रुप सी के कर्मचारियों को। लेकिन वहीं अगर ग्रुप डी के कर्मचारी हैं वो अगर 20 वर्ष तक पूरा अगर कर लेते हैं तो इनको 25 वर्ष की सुविधा में नहीं है, वो क्या बोलते हैं, उनको जो है 20 वर्ष के बाद उनको मात्र 1 सेट पास उनको मिलेगा, पति और पत्नी दोनों को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मैंने ये बताया जो अधिकारी के लिए बताया, जो 20 वर्ष पर 2 सेट पास और 25 वर्ष के पहले और 25 वर्ष के बाद 3 सेट। एक ग्रुप सी कर्मचारी के लिए 20 वर्ष तक अगर ड्यूटी किए हैं और 25 वर्ष के पहले तो आपको 1 सेट और 25 वर्ष के बाद आपको 2 सेट, और ग्रुप डी के कर्मचारी को 1 ही सेट पास मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या लिखा, हैंडी को बंद करने के लिए हैंडी की स्थिति, द पोजीशन ऑफ हैंडल टू क्लोज कट ऑफ हैंडल। देखिए कहने का मतलब कट ऑफ एंगल कॉक की बात कर रहा है, ठीक है। ऊपर भी यह क्वेश्चन आपको आया था कि जब बंद स्थिति में रहेगा तब परपेंडिकुलर रहेगा और खुली स्थिति में अगर रहता है तो आपको पाइप के समानांतर रहेगा, ठीक है। तो पाइप के लंबवत इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बंद स्थिति में कहेगा तो पाइप के लंबवत, जो हमने बार बार इसको क्वेश्चन आ रहा है, जो यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, तो जब खुली स्थिति में रहता है तो आपको पाइप के समानांतर होगा, और जब बंद स्थिति में रहेगा तो लंबवत होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। ऊपर भी बहुत डिटेल में मैंने बताया है, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी स्लीपर 3 टायर कुल बर्थों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर बर्थ की संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आईसीएफ एलएचई में दोनों 2 तरह के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में आपको बता देते हैं, हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में द्वितीय श्रेणी स्लीपर 3 टायर कुल बर्थों की संख्या, यहाँ पर स्लीपर है, ठीक है ना। तो स्लीपर जो है इसको हम लोग लिख देते हैं, चलिए इधर हम लिख देते हैं एल, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया LWGSCN। CN तो हो गया 3 टायर, एस का मतलब हो गया स्लीपर, जी का मतलब हो गया सेल्फ जनरेशन, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्टेबल, और एल का मतलब हो गया आपको LHB, ठीक है। तो इसमें जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्लीपर के लिए तो इसमें जो होता है 78 हो जाएगा, ठीक है, LHB के लिए, ठीक है। और यही चीज आईसीएफ के लिए अगर पूछता है, आईसीएफ के लिए देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं है, यही चीज अगर आईसीएफ के लिए अगर पूछा जाता है तो यही चीज यहाँ पर हम लिख देते हैं 72 होगा, ठीक है। कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। जो आपके द्वितीय श्रेणी 3 टायर स्लीपर जो आपका आंसर जो 72 है, यह आईसीएफ के लिए दिया हुआ है, आईसीएफ के लिए। लेकिन वहीं अगर एलएचबी रहता तो आपको 78 हो जाता, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में है कि 3 टायर एसी आईसीएफ, देखिए यहाँ पर आईसीएफ दिया हुआ है, तो आईसीएफ के लिए अगर पूछता है 3 टायर के लिए तो आपको 64 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर आपको एलएचबी अगर रहता, एलएचबी, तो इसमें जो है यह 72 हो जाता, ठीक है। ध्यान रहे कितना हो जाता, 72 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्लीपर की मैं बताया हूं, यहाँ पर एसी के लिए बताया हूं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे यह क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर 2 टीयर के लिए मैं बता दूं, एलएचबी के लिए अगर 2 टीयर आता है, यहाँ पर लिख दें हम अगर एल माने एलएचबी, एसी माने एसी, और CW हम अगर लिख दे, मतलब कि 2 टीयर अगर लिख दे, तो एलएचबी में जो है कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। कितना होता है, 52 2 टीयर के लिए। और वहीं आईसीएफ में यही 2 टीयर में जो है कितना हो जाता है, तो 46 हो जाता है, 46 सीट हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपको एसी स्लीपर और एसी और 2 टीयर, तीनों को मैंने बता दिया।
आईसीएफ और एलएचबी यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं और सीजेड में चलते हैं। सीजेड का मतलब चेयर कार, ठीक है। तो अगर सीजेड मतलब चेयर कार, अगर एलएचबी में अगर सीजेड में अगर चलते हैं तो इसमें जो है 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और वहीं आईसीएफ में 73 हो जाएगा, आईसीएफ, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था हमने सीट की जो है हम बता दिए। आप मतलब कि कहीं कहीं आईसीएफ में जो है 73 नहीं 68 भी मिलता है, ठीक है ना, 68 भी मिलता है, ठीक। लेकिन 73 मारेंगे तो मेरे समझ से अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख भी लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हो गया 36 वाला भी आपका क्लियर हो गया। 37 में जगह भारतीय रेल में कितने जोन है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रेल में कितने जोन है। देखिए जब का यह क्वेश्चन था उस वक्त जो है उस हिसाब से यह बताया गया है, तो इसमें जो है आपको 17 ही मारेंगे, यानी 17 जोन है। लेकिन 2019 में जो है 19 में जो है 18वां जोन हो गया, ठीक है ना। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन भारतीय रेलवे का 18वां जोन है। साउथ कोस्ट रेलवे जो है 18वां जोन है, ठीक है। यह 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और इस 18वां जोन में कौन कौन से आते हैं, तो गंगटूर, इसके अंतर्गत में कौन कौन आता है, तो गंगटूर और गुंडकल, कौन आता है, गुटकल, ठीक है, गुंडकल और विजयवाड़ा और वाल्टेयर, ठीक है। विजयवाड़ा और क्या बोलते हैं वाल्टेयर, वाल्टेयर, ये 4 जो है 18वां जोन में आता है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मेरी आवाज को सुन करके मैं स्क्रीन पर उतना नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो अब कितने जोन हो गए हैं, 18। लेकिन आपके क्वेश्चन जो है पुराना थोड़ा क्वेश्चन 2021 का है, पुराना है, पुराना भी है नहीं, 2019 में यह हुआ है, ये 21 का क्वेश्चन है। लेकिन आपके ऑप्शन में 18वां जोन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम 17 मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन भी तो देखना है, ऑप्शन में जब 18 नहीं है तो 17 ही मारेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्री आपातकालीन अलार्म सिंगल डिवाइस पर लगाया गया है, तो जो है PASD है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, जो ठीक है PASD जिसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, यह कहाँ लगा हुआ है, तो इंड वाल पर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, इंड वाल पर लगा हुआ है, ठीक है, जो C नंबर में आप देख रहे हैं। चलिए 39 में चलते हैं। 39 में जो है लिखा है कि ACP का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ACP का जो है अलार्म चैन पुलिंग, कहाँ दिया हुआ है, C नंबर में अलार्म चैन पुलिंग होता है, ठीक है, अलार्म चैन पुलिंग। और ACP जो है अलार्म चैन के बारे में यह क्वेश्चन आता है कि कितना वजन या भार ऊपर से हम डालेंगे तो अलार्म चैन पुलिंग मतलब चैन पुलिंग हो जाएगा, अर्थात ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 7 से 10 kg, 7 से 10 kg, ठीक है। 7 से 10 kg के बीच हम अगर वजन डालते हैं, उसको खींचते हैं तो ब्रेक लग जाएगा, अर्थात ACP हो जाएगा, अर्थात चैन पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम कितना मतलब कि वजन हम डालेंगे तो आपको ACP हो जाएगा, अर्थात अलार्म चैन पुलिंग हो जाएगा, तो 7 kg। अधिकतम अगर पूछता है तो 10 kg, कहीं कहीं यह दोनों देता है, ठीक है। तो 7 से 10 kg के बीच में अगर आप वजन डालते हैं तो ACP हो जाएगा, अर्थात चैन पुलिंग आपका हो जाएगा और गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है ना। आप तो स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम देते समय बहुत सारा चैन पुलिंग करके दौड़े कूदे होंगे भाई, ये सब हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक बिंदु पर सीसी रेक की ब्रेक शक्ति की, देखिए यहाँ पर आरंभिक है ओरिजिनेटिंग पॉइंट, तो वहां पर सीसी रेक हो या कोचिंग हो या कोई भी हो, ओरिजिनेटिंग स्टेशन जो है शुरुआती में 100% ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RS16 अर्थात RS रजिस्टर 16 किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। मैं इस पर जो है एक वीडियो मैं बनाऊंगा, RDSO द्वारा पंफलेट नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर टॉक किए जाते हैं। टाइपिंग मैं कल से शुरू कर दूंगा, उसका जितना भी सब है ना अंक में दिया रहता है पंफलेट नंबर इतना किससे संबंधित है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सामने रखूंगा। चलिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर RS16 अगर पूछता है तो यह सिक मेमो के लिए होता है, और फिट मेमो के लिए RS17 होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिट मेमो अगर पूछता है तो RS17 होगा, और सिक मेमो अगर कहेगा तो RS16 होगा,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिट मेमो के लिए 17, सिक मेमो के लिए 16। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में 100% नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है कि HOER को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो HOER का मैंने क्या बोलते हैं PDF मैंने आप लोग को दिया है। HOER पर मैंने वीडियो भी बनाया है, उसको जाकर देखेंगे, पूरा डिटेल रूप में मैंने उसको बताया है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर जितना जरूरी है आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो HOER हावर ऑफ इम्प्लाई रूल, हावर ऑफ इम्प्लाई रूल को, इम्प्लाई रूल इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो यह जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या है, इंटेंसिव ग्रुप। क्या होता है, आप मेरी आवाज को सुनकर लिखेंगे, मैं उतना नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, क्या होता है, इंटेंसिव ग्रुप। इंटेंसिव ग्रुप को जो है मतलब कि हिंदी होता है गहन। ठीक है, गहन मतलब कड़ी मेहनत करने वाला। वह कितना घंटा काम करता है, HOER वाले मतलब वीडियो देखेंगे या PDF जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इतना जानिए, यह आपके क्वेश्चन केवल कहा गया है कि कितने ग्रुप में बांटा गया, कितना वर्गीकृत किया गया, तो 4 में। तो एक नंबर में क्या है, इंटेंसिव अर्थात गहन इंटेंसिव ग्रुप, और 2 नंबर में जो है इसेंशियली। ठीक है, इसेंशियली का मतलब हो जाता है अनिवार्य रूप से, जो अनिवार्य रूप से जो वर्कर जो काम करते हैं वो इसेंशियली उन जिनको कहा जाता है इसेंशियली उसको कहा जाएगा, मतलब कि अनिवार्य रूप से। 2 नंबर में हो गया, मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा। 3 नंबर में लिखिए, 3 नंबर में आप लिखेंगे इंक्लूडेड, यानी छोड़ छोड़ कर काम। इंक्लूडेड होता है एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड जो है लिख ही देते हैं, DED। ठीक है, एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड का मतलब हो जाता है छोड़ा गया, मतलब छोड़ छोड़ करके काम किया गया, तो वह तीसरा नंबर में आता है। और 4 नंबर में जो आता है कंटिन्यूअस आता है। क्या आता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो लगातार जो काम करते हैं, लगातार निरंतर जिसको हिंदी में कहेंगे। तो 4 ग्रुप में बांटा गया है। 1 नंबर में क्या होता है, इंटेंसिव ग्रुप। दूसरे नंबर में होता है इसेंशियली। तीसरे नंबर में होता है एक्सक्लूडेड। और चौथे नंबर में होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप HOER आला जाकर के PDF पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, मैं सब इसके बारे में मैंने बताया हूं कि फिर इंटेंसिव ग्रुप को कितना गहन जो होता है वह कितना घंटा काम करेगा, जो गहन मैं सप्ताह में कितना घंटा वो काम करेगा। ठीक है, तो या 1 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि वो गहन कर रहा है, मेहनत कड़ी मेहनत कर रहा है, तो वो कम करेगा ना भाई, कितना करेगा। आप मैं यहाँ भी बता सकता था, लेकिन आप जाकर के मेरे वीडियो या PDF जाकर पढ़ें, आपको एक क्वेश्चन के बदले कई क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। ठीक है, तो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि HOER को कितने ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो है, मेरे कर्मचारी भाई, बहुत लोग जो है इस पर कंफ्यूज कर जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज करते हैं, उसको मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो है आपको HOER को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर वर्कशॉप को वर्कशॉप को क्वेश्चन आता है कि वर्कशॉप को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्कशॉप को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। जो 1 नंबर में होता है प्रोडक्शन ग्रुप, प्रोडक्शन ग्रुप। और 2 नंबर में होता है सपोर्ट सब ग्रुप, सपोर्ट सब ग्रुप, प्रोडक्शन ग्रुप, सपोर्ट सब ग्रुप और सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। ठीक है, 3 नंबर में होता है सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। ठीक है, तो वर्कशॉप को 3 भागों में बांटा गया। अब इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि अभी हमने बताया कि HOER को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, जो आपके सामने रखा है, इंटेंसिव, इसेंशियली, एक्सक्लूडेड और कंटिन्यूअस। ठीक है, और वर्कशॉप को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जो प्रोडक्शन सब ग्रुप और सपोर्ट सब ग्रुप और सपोर्ट डिपार्टमेंट ग्रुप। ठीक है, और इसी के आधार पर इनको इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव वाला जब मेरा वीडियो या PDF जाकर पढ़ेंगे, मेरे भाई जो PDF लिए हैं वो जाकर पढ़ेंगे, पूरा डिटेल रूप से उनको मिल जाएगा। तो जो प्रोडक्शन रूप में, जो डायरेक्ट रूप से जो प्रोडक्शन यूनिट में जुड़े होते हैं, उनको 100% उनको इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, और सपोर्ट सब ग्रुप जो होते हैं, सपोर्ट सब ग्रुप जो इनडायरेक्ट में जो होते हैं, उनको 80% उनको मिलता है। ठीक है, और सपोर्ट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का जो सपोर्ट करता है, उनको कितना मिलता है, तो उनको 50% उनको इंसेंटिव मिलता है।
ठीक है। तो इंसेंटिव वाला मेरा वीडियो जाकर के देखेंगे या पीडीएफ पढ़ेंगे, पूरा डिटेल रूप से मिलेगा आपको। और वहां पर HUER को 4 वर्गों में और वर्कशॉप को 3 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए मैंने बोला है तीन दोनों को सामने रखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जहां नोट्स तैयार करेंगे वो दोनों को लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में, एक कर्मचारियों को एक वर्ष में एक LHAP कितना मिलता है एक वर्ष में? तो ये तो आप बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं कि एक वर्ष की यहाँ पर बात किया है तो 10-10 करके 2 बार मिलता है, जुलाई जनवरी में, अर्थात 20 टोटल उनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर में क्या कि सीसी रेक से आप क्या समझते हैं? तो सीसी रेक का फुल फॉर्म हो जाता है क्लोज सर्किट रेक, ठीक है। क्लोज सर्किट रेक जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? बी नंबर में आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोच में अधिकतम अनुमेय फ्लैट टायर कितना होता है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको कोच में किया है, ठीक है ना। क्या दिया है? कोच में। तो कोच में अगर पूछता है तो 50 हो जाएगा, और गुड्स में अगर पूछता है तो 60 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 mm हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन किया जाता है कि सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? तो नकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है। और रनिंग क्वेश्चन जो है बहुत सारे मेरे भाई जो है छोड़ देते हैं कि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं नोट्स तैयार करते हैं, लेकिन वहीं बाद में जब आंख के सामने जब बार बार नहीं आएगा ना, तो वह कहने का तात्पर्य है कि कंफ्यूज कर जाएगा। चलिए एक कोच में एसजी शब्द का, देखिए यहाँ पर एसजी दिया हुआ है, तो एसजी का मतलब होता है सेल्फ जनरेशन, यानी स्व उत्पादन, ठीक है। सेल्फ जनरेशन, स्व उत्पादन, इसका होता है फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे। और कुछ हमें क्या करें कि एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश, देखिए सीएल की बात किया है, ओपन लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओपन लाइन नहीं था, मैंने अपना से टाइपिंग करवाया है क्योंकि इसका आंसर 10 था। लेकिन जो भाई वर्कशॉप में होंगे वो कहेंगे नहीं सर हमको तो 8 मिलता है, तो 10 कहाँ से होगा? नहीं, तो ओपन लाइन में जो है 10 मिलता है और वर्कशॉप में जो है 8 ही सीएल मिलता है, ठीक है। तो अधिकतम आप चाहें तो 8 के 8 लगा सकते हैं, 10 के 10 लगा सकते हैं, ठीक है। यह वर्कशॉप के लिए है, ओपन लाइन के लिए, ठीक है। तो 8 के 8 आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अधिकतम अवकाश जो है आप 10 दिन लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है बॉक्सन वैगन पर चलने पर अनुमत अधिकतम समतल सतह, देखिए वही बात कर रहा है फ्लैट टायर जो अभी हमने बताया। तो फ्लैट टायर जो है आपको बॉक्सन मतलब गुड्स के लिए 60 होता है, और कोचिंग के लिए जो है कोचिंग के लिए आपको 50 होता है mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पास करने के लिए विशेष उपकरण, ब्रेक पास मतलब ब्रेक बाईपास के द्वारा, बाईपास कपलर के द्वारा, हम जो सी नंबर में जो आप देख रहे हैं वही मतलब बाईपास द्वारा जो क्या बोलते हैं